नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की। तो हम जान लेते हैं आखिर नेशनल पार्क होते क्या हैं। ये सरकार द्वारा आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अनेक जीव जंतु, वनस्पतियां और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। ये सरकार द्वारा आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अनेक जीव जंतु, वनस्पतियां और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। इसे ही हम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। यहां पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है और सामान्यतः राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं दोस्तों? आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। यहां वन कानून अत्यधिक कठोर होते हैं, बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और यहां पास में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो निकटवर्ती गांव होते हैं, वहां के लोगों को आवासीय की सुविधा नहीं होती। ना तो वो लकड़ी ला सकते हैं, ना तो वहां पशुओं की चराई कर सकते हैं, और ना ही वो वहां प्रवेश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको नेशनल पार्क समझ में आ गया होगा। तो सामान्यतः जो नेशनल पार्क होते हैं वो आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। तो चलिए हम मध्य प्रदेश के एक एक नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा किसली। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। इसका अधिकांश जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के मंडला में है दोस्तों, लेकिन इसका आंशिक हिस्सा, इसका थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भी पाया जाता है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो इसकी हम एक एक इंफॉर्मेशन पर हम बात करेंगे। ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगे उसको आप नोट भी करते जाइए, और जहां ऐसा लगे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दो फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश का पहला है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, और साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पहले नेशनल पार्क की तो वो कान्हा किसली है। और अगर हम देखें भारत का पहला नेशनल पार्क, तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वह है दोस्तों जिम कॉर्बेट। तो यहां याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला तो सभी को पता होता है, लेकिन आप भारत का भी पहला याद रखिएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो उत्तराखंड में है। और यह बनाया गया था 1936 में। जिम कॉर्बेट भारत का पहला, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कान्हा किसली, जो मंडला जिले में स्थित है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा, और इसका एरिया आपको पता होना चाहिए 940 स्क्वायर किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसका नाम है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका नाम है नागार्जुन सागर श्री सैलम नेशनल पार्क। तो याद रखें, नागार्जुन सागर श्री सैलम नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्री सैलम, ये एपी में है, आंध्र प्रदेश में। और ये जो है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए, तो दोनों ही फैक्ट याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला कान्हा किसली,
भारत का पहला जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किसली जो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क कान्हा किसली को 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। देखें, इससे पहले इसको ब्रिटिश काल में कान्हा किसली को एक प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर इसको संरक्षित किया गया और यह काम हुआ था 1879 में। तो 1889 में इसे ब्रिटिश सरकार ने आरक्षित वन घोषित किया था। तो याद रखिएगा, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1879 में सबसे पहले कान्हा किसली को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरक्षित वन के रूप में इसे घोषित किया। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 1879 में आरक्षित वन के रूप में सबसे पहले घोषित किया गया कान्हा किसली को। उसके बाद 1833 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसको बनाया गया। 1955 में आजादी के बाद, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। याद रखना, मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आरक्षित क्षेत्र जो है वो कान्हा किसली है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको संरक्षित किया जा रहा है 1974 में। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम जो स्टार्ट हुई है वो 1 साल पहले स्टार्ट हुई है 1973 में। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लॉन्च हुई और मध्य प्रदेश में इसको 1 साल बाद मतलब 1974 में इंप्लीमेंट किया जा रहा है कान्हा किसली में। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और याद रखें, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली ऐसा नेशनल पार्क है जहां सबसे ज्यादा आपको टाइगर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने टाइगर हैं। तो अभी हाल ही में आप याद रखें 29 जुलाई, एक डेट याद रखें दोस्तों, 29 जुलाई 29 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई 2023 को बाघ रिपोर्ट आई है, बिल्कुल इसको अपडेट करें करंट से। अभी जो हाल ही में जो बाघ रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश में पहले बाघों की संख्या थी 118। 2019 में जो बाघ रिपोर्ट आई थी उसमें मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या थी 118। तो 118 से बढ़कर मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या हो गई है 119। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं, सॉरी 129 हो गई है, 129 हो गई है दोस्तों, याद रखें 129 वर्तमान में कान्हा किसली में बाघ हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क में बाघों की संख्या 129 है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बाघ सबसे ज्यादा है पूरे भारत में और 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 118 बाघ थे कान्हा किसली में, जो बढ़कर के 129 हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों वाला नेशनल पार्क है कान्हा किसली। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस नेशनल पार्क में है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। यहीं पर वर्तमान में बाघों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। जिम कॉर्बेट भारत में सबसे ज्यादा बाघ और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं कान्हा किसली में। तो ये दोनों ही फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो है ही है मध्य प्रदेश का, लेकिन सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपको लगाना है कान्हा किसली। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। ये जो नेशनल पार्क है यहां पर बैगा महिलाओं के द्वारा, मंडला जिला ऐसा जिला है जहां पर बैगा जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहां पर बैगा महिलाओं की सेवा ली जा रही है और बैगा महिलाएं गाइड के रूप में कार्य कर रही हैं। ये पीबी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्यापम ने इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखें
बैगा महिलाएं गाइड के रूप में किस नेशनल पार्क में काम कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कानाकिसली। नेक्स्ट, बंजर और हालो नदियां, तो बंजर नदी और हालो नदी इसी नेशनल पार्क से होकर के बहती हैं, याद रखिएगा। बंजर नदी, हालो नदी किस नेशनल पार्क से बहती हैं? तो ये कानाकिसली है। ये एकमात्र नेशनल पार्क है जिसने अपना शुभंकर, अपना मॉस्किटो जारी किया है और शुभंकर का नाम है, भूरसिंह दा बारासिंगा। ये अभी लास्ट टाइम 2022 एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन था। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है भूरसिंह दा बारासिंगा, तो याद रखिएगा भूरसिंह दा बारासिंगा। ये एकमात्र नेशनल पार्क है जिसने अपना मस्कट, मैंने मॉस्किटो बोल दिया, सॉरी, शुभंकर मस्कट, जिसने अपना मस्कट जारी किया है वो है कानाकिसली, और मस्कट का नाम है भूरसिंह दा बारासिंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। कानाकिसली एकमात्र नेशनल पार्क है जहां ब्रेडरी प्रजाति के बारासिंगा पाए जाते हैं। तो ब्रेडरी प्रजाति के बारासिंगा केवल और केवल आपको नेशनल कानाकिसली में देखने को मिलेंगे। बड़ी मात्रा में ब्रेडरी प्रजाति के बारासिंगा इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा कानाकिसली में कुछ चीजें और पाई जाती हैं जहां से लगातार एमपीपीएससी के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्यापम ने क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस कानाकिसली में यहां एक तालाब पाया जाता है जिसको श्रवण ताल कहते हैं। तो याद रखें आप, सॉरी, श्रवण ताल श्रवण कुमार नामक व्यक्ति जिन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को यहां लाए थे और इसी तालाब से उनके लिए उन्होंने पानी लिया था। इस आधार पर इस तालाब का नाम श्रवण ताल रखा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया श्रवण ताल या श्रवण तालाब किस नेशनल पार्क में है, तो याद रखें ये कानाकिसली नेशनल पार्क में है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बाघीरा जंगल रिसोर्ट भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखें आप बाघीरा जंगल रिसोर्ट कहां पर है? तो बाघीरा जंगल रिसोर्ट भी जो है वो इसी नेशनल पार्क में है। इसके अलावा यहां पर एक लापसी स्मारक भी बनाया गया है। लापसी, ऐसा कहा जाता है इन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए लापसी स्मारक, इसकी कहानी बता देते हैं आपको। लापसी स्मारक की, लापसी नामक एक व्यक्ति थे और ये बहुत ही साहसी थे। इन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए ये जंगली पशुओं से, हिंसक पशुओं से भिड़ गए और जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। तो लापसी स्मारक ये कानाकिसली नेशनल पार्क में है और इसी कानाकिसली नेशनल पार्क के निकट मंडला जिले में ही एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है चुटका परियोजना, और ये एक न्यूक्लियर प्लांट है चुटका परियोजना, जिसका काफी विरोध हुआ। तो ये मंडला जिले में है। तो याद रखें यहां से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, ये मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है चुटका परियोजना। और इस चुटका परियोजना की वजह से यहां पर वन्य जीवों को एक बड़ा खतरा भी है और इसी आधार पर इस चुटका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का यहां विरोध हो रहा है। तो ये था कानाकिसली, और कानाकिसली से रिलेटेड हमने इतने सारे फैक्ट देखे। तो याद रखें, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कानाकिसली को। ये मध्य प्रदेश का पहला और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है। इसे 1879 में आरक्षित वन घोषित किया गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट इसको घोषित किया गया 1879 में। इसके अलावा 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1973 में लॉन्च की गई है भारत में और मध्य प्रदेश में 1974 से इसको इंप्लीमेंट किया गया। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 जुलाई 2023 को बाघ रिपोर्ट आई जिसमें कानाकिसली में बाघों की संख्या 118 से बढ़कर के 129 हो गई है दोस्तों। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा।
क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र। बैगा महिलाएं गाइड के रूप में कार्य कर रही हैं। बंजर और हॉलो नदी यहां पर पाई जाती हैं। एकमात्र नेशनल पार्क है जिसने अपना मस्कट जारी किया है। भूरसिंह दा बारासिंगा और ब्रेडरी प्रजाति के बारासिंगा सबसे ज्यादा इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। श्रवणताल यहीं पर है। बाघीरा जंगल रिसोर्ट है यहां पर। लापसी स्मारक बनाया गया है, एक लापसी नामक साहसी व्यक्ति के नाम पर जिन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए जान दे दी थी। तो लापसी स्मारक याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चुटका परियोजना, यहां से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लांट लगाया जा रहा है जिसका लगातार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसका विरोध हो रहा है। तो ये था कान्हा-किसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा-किसली के बाद जो दूसरा नेशनल पार्क है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ देख लेते हैं बांधवगढ़ की डिटेल्स। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना 1968 में की गई थी और इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई है 1968 में। प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाए 1993 में। याद रखें बांधवगढ़ नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जहां पर सबसे ज्यादा बाघों की डेंसिटी है। टाइगर डेंसिटी सबसे ज्यादा किसी नेशनल पार्क में है तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और प्रति 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहां एक बाघ देखने को मिल जाएगा। मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहां पर एक बाघ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व वाला कोई नेशनल पार्क है तो वह है दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे मध्य प्रदेश का रणथंबोर भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश का रणथंबोर भी कहते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। तो क्योंकि यहां पर बाघों की डेंसिटी ज्यादा है इसी आधार पर इसे मध्य प्रदेश का रणथंबोर भी कहा गया। याद रखें। और ये जो रणथंबोर है ये रणथंबोर नेशनल पार्क कहां है तो मैं आपको बता दूं ये राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान में है रणथंबोर नेशनल पार्क। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान के किस जिले में है तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर नेशनल पार्क में दोस्तों राजस्थान में ये रणथंबोर है। इससे इसकी तुलना की जाती है तो मध्य प्रदेश का रणथंबोर कहा जाता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए, ये 32 पहाड़ियों से घिरा एक ऐसा नेशनल पार्क है जो पहले बघेल राजाओं के का शिकार स्थली हुआ करता था। तो जो बघेल जो राजा हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश में वो यहाँ पर आकर के पशुओं का शिकार करते थे। और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। व्हाइट टाइगर के बारे में कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो पहली बार सफेद बाघ जो पाए गए, एक्चुअली में यहां पर बांधवगढ़ में व्हाइट टाइगर को संरक्षित किया जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाइट टाइगर को संरक्षित कहां किया जा रहा है तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जहां पर व्हाइट टाइगर को संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले सफेद बाघ को पकड़े थे रीवा के राजा जिनका नाम था राजा मार्तंड सिंह। तो याद रखें, रीवा के राजा थे इनका नाम था राजा मार्तंड। तो राजा मार्तंड सिंह के द्वारा पहली बार रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने पहली बार व्हाइट टाइगर को पकड़ा था। और व्हाइट टाइगर को पकड़ने के बाद इन्होंने रीवा में गोविंदगढ़ के किले में इसको रखने के लिए एक महल बनवाया और उसका नाम रखा इन्होंने बाघ महल। तो इसको गोविंदगढ़ के किले में रखा गया और गोविंदगढ़ के किले में एक महल बना दिया जिसका नाम था बाघ महल। तो याद रखें
गोविंदगढ़ का किला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाइट टाइगर को कहाँ रखा गया था, तो गोविंदगढ़ में के किले में रखा गया था, और जहां रखा गया था उसको नाम दे दिया गया बाघ महल। दोस्तों, इस व्हाइट टाइगर की ब्रीडिंग करवाई राजा मार्तंड सिंह ने, और इससे 34 व्हाइट टाइगर का जन्म हुआ, इससे 34 व्हाइट टाइगर का जन्म हुआ। इन्हें एक एक करके अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप की अन्य कंट्री में भेजा गया। आज मोहन नामक व्हाइट टाइगर की संतानें दुनिया भर में फैली हुई हैं। आज दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी व्हाइट टाइगर हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये मध्य प्रदेश के ही टाइगर हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि मोहन की ही संतानें हैं। एक मादा को भी यहाँ पर रखा गया था राजा मार्तंड सिंह के द्वारा, इसी बाग महल में, गोविंदगढ़ के बाग महल में, और उनका नाम रखा था उन्होंने राधा। तो मोहन और राधा की संतानें आज पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती हैं व्हाइट टाइगर के रूप में। तो दुनिया का एकमात्र स्थान जहां से व्हाइट टाइगर को पकड़ा गया था वो था रीवा के राजा मार्तंड सिंह के द्वारा, और आज इन व्हाइट टाइगर को इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में संरक्षित किया जा रहा है। तो याद रखें, और आपको जानकर ताज्जुब होगा, मोहन दुनिया का पहला बाघ है जिसके सम्मान में राजकीय शोक किया गया। इसकी मौत पर बंदूकों से सलामी दी गई, और मोहन के नाम पर डाक टिकट भी जारी किए गए। तो याद रखें, मोहन व्हाइट टाइगर का नाम इन्होंने, राजा मार्तंड सिंह ने मोहन रखा, और आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी व्हाइट टाइगर हैं वो मोहन और राधा की ही संतानें हैं। और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। इन सफेद बाघों के लिए रीवा के नजदीक सतना जिले के मुकुंदपुर में, तो याद रखें सतना में है भाई, सतना में क्या नाम बोला मैंने, मुकुंदपुर, सतना जिले के मुकुंदपुर में, सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी बनाई गई। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहां बनाई गई, तो ये सतना के मुकुंदपुर में बनाई गई। हालांकि अभी मैं आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क बता रहा हूं, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में व्हाइट टाइगर को संरक्षित किया गया है, या इनको यहां संरक्षण दिया जा रहा है। तो याद रखें, तो व्हाइट टाइगर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिए और इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी बनाई गई है, तो इस फैक्ट को आप अलग से याद रखिएगा। हालांकि ये बांधवगढ़ में नहीं है, सतना एक अलग जिला है। अभी हम देखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, उसमें फिर से हम इसकी बात करेंगे, राजा मार्तंड सिंह की। आगे बढ़ते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी होकर के बहती है, इसका नाम है चरण गंगा। तो एक छोटी नदी है दोस्तों, याद रखें चरण गंगा। तो चरण गंगा नदी इस नेशनल पार्क के मध्य से होकर के बहती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा इस नेशनल पार्क में जंगली भैंसों का भी संरक्षण किया जा रहा है। तो जंगली भैंसों का संरक्षण किस नेशनल पार्क में किया जा रहा है, तो यही किया जा रहा है। यहाँ पर बांस की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। याद रखें, उमरिया, शहडोल ये वो जिले हैं जहां पर बड़ी मात्रा में बांस लगाया जाता है, और यहाँ पर बांस से बड़ी मात्रा में कागज भी बनाया जाता है। आपने सुना होगा शहडोल के अमलाई में निजी क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा कागज बनाने का कारखाना भी स्थापित है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव और पुराण में भी वर्णित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी ऐतिहासिकता के बारे में शिव पुराण में भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत में एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। तो याद रखें, वो कौन सा नेशनल पार्क है जहां संस्कृत में उत्कीर्ण एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो उमरिया में है। तो ये था बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और याद रखें, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर बाघों की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी तुलना रणथंबोर से की जाती है। रणथंबोर दोस्तों
राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। जैसे मैंने आपको बताया 32 पहाड़ियों से घिरा है, राजाओं का शिकार स्थली रहा है, व्हाइट टाइगर मिलते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी बहती है, जंगली भैंस और बांसों की बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी। शिव पुराण में इसकी ऐतिहासिकता का विवरण मिलता है और ये राष्ट्रीय उद्यान से संस्कृत में एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का अगला नेशनल पार्क है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। तो अब हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। इसे मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पहला हमने देख लिया था कानाकिसली जो 1955 में बनाया गया था, और जो दूसरा नेशनल पार्क है जिसे 1958 में बनाया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया मध्य प्रदेश में स्थापित दूसरा नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है। यहां भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जॉर्ज कैसल फोर्ट कहां स्थित है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो याद रखें, तो जॉर्ज कैसल फोर्ट जो है वो माधव नेशनल पार्क में है, जिसे 1911 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों याद रखना, 1911 में माधवराव सिंधिया ने, किसने बनाया था, तो सिंधिया राजवंश के जो राजा थे माधवराव सिंधिया, इनके द्वारा ये फोर्ट बनाया गया। और किसके लिए इन्होंने फोर्ट बनाया, तो ये फोर्ट बनाया था इन्होंने जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के लिए। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, ये ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, और उनकी पत्नी थी रानी मैरी। इनके लिए क्यों बनाया गया, तो 1911, आपको थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूं। 1911 ये वो समय है जिस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आते हैं, इनका भारत आगमन होता है। और इनके आगमन होते ही आपको पता होगा भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाने की घोषणा की जाती है। तो 1911 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में इसकी घोषणा की गई। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जब आए तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया कि इनके लिए कुछ लिखें, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा जन गण मन। तो पहली बार जो जन गण मन था वो याद रखिएगा, जन गण मन, ये जॉर्ज पंचम और मैरी के सम्मान में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, तो याद रखना 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन किसके सम्मान में गाया गया, तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के सम्मान में गाया गया। हालांकि आजादी के बाद इसे भारत का राष्ट्रगान बनाया गया। तो आज हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और इसको पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के सम्मान में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों याद रखना, जब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आए तो इनके लिए माधवराव सिंधिया ने शिवपुरी में एक किले का निर्माण करवाया। इसका नाम था जॉर्ज कैसल फोर्ट। क्यों बनवाया किला, जंगल के अंदर ये किला बनवाया गया। एक्चुअली में ये दोनों ही यहां पर हंटिंग के लिए आने वाले थे, शिकार के लिए आने वाले थे। किला तो बनाया गया लेकिन किसी कारणवश जॉर्ज पंचम और रानी मैरी इस किले तक नहीं पहुंच पाए। मतलब माधव राष्ट्रीय उद्यान या शिवपुरी में वो इस किले में विश्राम करने वाले थे, आराम करने वाले थे शिकार के समय, हंटिंग के समय, लेकिन वो यहां पर नहीं पहुंच सके। वर्तमान में इस जॉर्ज कैसल फोर्ट को मध्य प्रदेश का, इस नेशनल पार्क का टूरिज्म विजिटर सेंटर बना दिया गया है। तो वर्तमान में याद रखें ये जो किला है ये टूरिज्म विजिटर सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है। टूरिज्म विजिटर सेंटर, तो याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टूरिज्म विजिटर सेंटर के रूप में ये जो जॉर्ज कैसल फोर्ट है ये कार्य करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1911 की कुछ घटनाएं जो मैंने आप लोगों को आपको बता दी, आपसे डिस्कस कर ली, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में इस किले को अच्छा ये लिखा हुआ है टूरिज्म विजिटर सेंटर के रूप में ये कार्य कर रहा है। इसी नेशनल पार्क में कुछ झीलें भी स्थित हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कौन कौन सी झीलें हैं। सांख्य सागर झील यहीं स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है सांख्य सागर झील। ये शिवपुरी की ऐसी झील है जिसको हाल ही में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। रामसर कन्वेंशन, ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि है दोस्तों। ईरान के रामसर में ये संधि हुई थी 1971 में।
याद रखना रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। कहां पर है रामसर? तो दोस्तों ये ईरान का, पश्चिमी एशिया का एक मुस्लिम देश है, शिया मुस्लिम देश है ईरान, और यहीं पर ये रामसर कन्वेंशन हुआ आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए। तो ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ये विभिन्न क्षेत्रों को संरक्षित करता है। तो अभी हाल ही में सांख्य सागर को भी शामिल कर लिया गया है। तो रामसर साइट है, सांख्य सागर झील जो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान में जाधव सागर झील भी है और माधव सागर झील भी है। तो याद रखें, सांख्य सागर, जाधव सागर, माधव सागर, ये तीनों ही जिले माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान से दो नदियां होकर के जाती हैं। एक नदी है दोस्तों मनिहार नदी, कई किताबों में आपको मनिहारी भी मिलेगा, तो याद रखें मनिहार नाम है इसका। तो मनिहार नदी जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और एक और नदी इसके मध्य से होकर के जाती है, इसका नाम है क्वारी नदी। तो क्वारी नदी ये शिवपुरी जिले से ही निकलती है, क्वारी नदी इस नेशनल पार्क से बहती है। तो मनिहार और क्वारी नदी यहां से होकर के बहती है। आगे बढ़ते हैं। इस नेशनल पार्क की कुछ विशेषताएं और भी हैं। यहाँ सबसे ज्यादा लेपर्ड पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा तेंदुए आपको देखने को मिलेंगे इसी नेशनल पार्क में। याद रखना तेंदुए पाए जाते हैं, तेंदुए पाए जाते हैं, काला तेंदुआ नहीं। काला तेंदुआ आपको पेंच नेशनल पार्क में मिलेगा, ब्लैक लेपर्ड अभी हम देखेंगे। तो यहां सबसे ज्यादा तेंदुए आपको देखने को मिलेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान में, काला तेंदुआ नहीं, याद रखना वो पेंच में मिलेगा दोस्तों। ये राष्ट्रीय उद्यान जहां से NH46 होकर के जाता है, NH46 आपको पता होगा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल पार्क है। बस मैं कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के ऊपर भी एक अच्छा लेक्चर बनाने वाला हूं, एनिमेटेड वीडियो होगा, बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा और उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल पार्क है NH46, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान मतलब शिवपुरी से होकर के जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। तात्या टोपे की समाधि कहां स्थित है? तो तात्या टोपे की समाधि भी इसी माधव नेशनल पार्क में स्थित है। याद रखें, तात्या टोपे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के 1857 के महाविद्रोह में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि एक व्यक्ति ने मुखबरी की और तात्या टोपे को घेर लिया गया और तात्या टोपे इसी नेशनल पार्क में शहीद हो गए। तो तात्या टोपे की जो समाधि है वो यहीं पर है। 18 अप्रैल 1859 को यहीं पर इन्हें फांसी दी गई थी। याद रखें 18 अप्रैल 1859। इनकी समाधि कहां पर है? तो शिवपुरी में इसी नेशनल पार्क में है। यहीं पर जनरल मिडे एक अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज था, याद रखें जनरल मिडे मिडे, इसके द्वारा इनको एक पेड़ से लटका कर फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। तो इसका जो जो तात्या टोपे जो समाधि यहीं पर है। और एक फैक्ट आपको बता दूं तात्या टोपे के बारे में, इनका जो वास्तविक नाम था तात्या टोपे का वो था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। तो दोस्तों इस फैक्ट को भी याद रखना, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। मैं जहां बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। और इनकी समाधि कहां पर है? तो शिवपुरी में है, माधव नेशनल पार्क में। 18 अप्रैल 1859, ये याद रखें। फांसी देने वाला अंग्रेज था जनरल मिडे। तो मिडे का नाम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का वो है पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये दो राज्यों में है दोस्तों, एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क की। तो पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में दो जिलों में है, सिवनी और छिंदवाड़ा। सिवनी और छिंदवाड़ा ये दो जिलों में स्थित है पेंच नेशनल पार्क। तो देख लेते हैं पेंच नेशनल पार्क से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मोगली, जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो 1975 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। याद रखें 1975 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल होने वाला ये एक नेशनल पार्क, जहां पर बड़ी मात्रा में आपको टाइगर देखने को मिलते हैं।
इसका एक अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी के नाम पर। इंदिरा गांधी ने भी यहाँ पर विजिट किया था, इसलिए इंदिरा गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम था प्रियदर्शनी, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कर दिया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस नेशनल पार्क में ब्लैक पैंथर पाए जाते हैं, ब्लैक लेपर्ड पाए जाते हैं, काला तेंदुआ, अभी जैसा मैंने आपको बताया था तेंदुए के लिए फेमस जो नेशनल पार्क है उसकी भी चर्चा की थी, लेकिन याद रखना ब्लैक पैंथर केवल और केवल पेंच नेशनल पार्क में मिलेगा। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले फिर से कई सालों के बाद काला तेंदुआ यहां पर देखने को मिला, तो याद रखें। और जैसे ही ये चर्चा में आया न्यूज़पेपर में, तो सैलानियों की संख्या पेंच नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो काला तेंदुआ पाया जाता है पेंच नेशनल पार्क में, इसकी खासियत है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, याद रखें। रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक नामक उपन्यास लिखने की प्रेरणा उन्हें इसी नेशनल पार्क से मिली थी। रूडयार्ड किपलिंग, तो याद रखें रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक एक मोगली नामक लड़के की संकल्पना पर आधारित है। याद रखें दोस्तों, मोगली 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 एक वास्तविक नाम है एक बच्चे का, जिसको मोगली, एक लड़का था मोगली, तो मोगली नामक लड़के की संकल्पना पर आधारित है ये जंगल बुक। लिखने वाले कौन है, तो रूडयार्ड किपलिंग है। मोगली हिंसक जानवरों के बीच रहा करते थे और इनको यहां पर भेड़ियों ने पाला था, भेड़ियों के बीच इनको प्राप्त किया गया था, तो याद रखें आप। और ये समय है 1831 का, 1831 में सिवनी के संत बावड़ी ग्राम से, सिवनी के जंगलों में, और वो जंगल यही है दोस्तों पेंच नेशनल पार्क, सिवनी के संत बावड़ी के जंगल। और ये बात है 1831 की। ये समय था भारत में अंग्रेजों का, इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो याद रखें विलियम बेंटिंग, ये जो फैक्ट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिंग, देखिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इस समय भारत में ठगों की बड़ी समस्या थी, ठग 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 या इन्हीं को डकैत कहा जाता था। ये जो ठग होते थे, डकैत होते थे, वो लोगों को, जंगलों में रहते थे, लोगों को आकर के लूट लेते थे, लूट करके कई बार उनको मार देते थे और फिर पुनः जाकर के जंगलों में छुप जाते थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इन ठगों को समाप्त करने के लिए, इन डकैतों को समाप्त करने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को जिम्मेदारी दी, और जिस ब्रिटिश अधिकारी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जिम्मेदारी दी उनका नाम था हेनरी स्लीमैन। उनका नाम याद रखें आप, हेनरी स्लीमैन। आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत से ठगों को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो हेनरी स्लीमैन को दिया जाता है, ना है ये हेनरी स्लीमैन, याद रखना। तो हेनरी स्लीमैन ने भारत में ठगों को समाप्त किया, ये जिम्मेदारी दी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। जब ठगों को समाप्त किया गया तो ठगों को पकड़ने के लिए जंगलों में इन्होंने अपने सैनिकों को भेजा। जब सैनिक गए तो वहां उन्होंने देखा तेंदुए के, वहां पर उन्होंने देखा कि वहां जंगल में हिंसक जानवरों के बीच और भेड़ियों के बीच एक बच्चा रह रहा है, और उस बच्चे का नाम बाद में रूडयार्ड किपलिंग ने मोगली रखा। उस बच्चे को वहां पकड़ा गया, पकड़ के उसको लाया गया, और वो बच्चा जिस तरीके से जंगल में जानवरों के साथ, हिंसक जानवरों के साथ रह रहा था, इस संकल्पना पर, इस पर इस बात को आधार बनाकर रूडयार्ड किपलिंग, जिनका जन्म, याद रखें रूडयार्ड किपलिंग जिनका जन्म बंबई में हुआ था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है जंगल बुक। और ये जंगल बुक एक ऐसी पुस्तक है जिस पर कई सारी फिल्म और बहुत सारे कार्टून्स
बनाए गए हैं। दोस्तों आपने एक गाना सुना होगा गुलजार साहब का, और वो गाना है जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है। ये जो गाना लिखा है ये गुलजार ने लिखा है, और ये गाना इसी जंगल बुक पर आधारित है। तो रूडयार्ड किपलिंग की पुस्तक, फेमस पुस्तक जंगल बुक जो लिखी गई है वो मोगली पर आधारित है। याद रखें, मोगली एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का जो जो जंगल में हिंसक पशुओं के बीच रहा करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा कहां से पकड़ा गया था इसको, सिवनी के संत बावड़ी से। संत बावड़ी याद रखिएगा, संत बावड़ी के जंगल से 1831 में पकड़ा गया था, और ये जिम्मेदारी दी गई थी हेनरी स्लीमैन को ठगों को समाप्त करने के लिए। तो ठगों को पकड़ने के लिए जब इनकी आर्मी जंगलों में गई तो वहां से कुछ बच्चों को पकड़ा गया। एक्चुअली में इसकी एक कहानी है, और उसमें और भी लोगों को पकड़ा गया था। हालांकि इनको जब पकड़ के लाया गया तो 3-4 साल में ही मोगली की एक संकल्पना की गई है। नाम तो कुछ था नहीं, इनको बोलना आता नहीं था, जंगलों में रहते थे जंगली जानवरों के बीच में। तो रूडयार्ड किपलिंग ने एक काल्पनिक नाम दिया है मोगली, ठीक है ना। तो ये नाम मोगली रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा दिया गया। देखा होगा आपने, बच्चों के बहुत सारे कार्टून्स बनाए गए हैं, बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। 2016 में भी इस पर फिल्म बनी थी और ये काफी चर्चा में थी, जंगल बुक। तो याद रखें, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जंगल बुक के रचिता कौन, रूडयार्ड किपलिंग, और किस पर बेस्ड है, तो ये मोगली की कहानी है। इसमें मोगली की कहानी आपको देखने को मिलेगी इस बुक में। तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा। और गुलजार साहब ने जो गाना लिखा है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है, तो ये भी इसी मोगली पर ही आधारित है, जंगल बुक पर आधारित ये गाना है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेंच नेशनल पार्क की और भी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। तो वही मोगली के नाम पर, उस बच्चे के नाम पर जो पशुओं के साथ रहा करता था, उस आधार पर इसको नाम दिया गया है मोगली लैंड। तो याद रखें, पेंच नेशनल पार्क है जिसको मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको बीचों बीच से होकर के दो नदियां बहती हैं। एक तो बड़ी बड़ी नदी बहती है यहाँ की, इसका नाम है पेंच नदी। इस पेंच नदी के नाम पर ही इस नेशनल पार्क का नाम पेंच नेशनल पार्क पड़ा है। तो याद रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क। और हिर्री नदी, ये नदी भी यहां से होकर के बहती है। आगे चलते हैं। इसका वर्णन आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी, अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्नों में एक 9 रत्न था, 9 रत्न, जिसका नाम था अबुल फजल। तो याद रखें दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, आईने अकबरी। तो आईने अकबरी को लिखने वाला कौन है, अबुल फजल है, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। इसे आईने अकबरी या अकबरनामा भी कहा जाता है। तो याद रखें, इस पुस्तक में भी पेंच नेशनल पार्क का आपको विवरण देखने को मिलता है। तो ये था पेंच। इंदिरा प्रियदर्शनी इसका दूसरा नाम है। ब्लैक पैंथर यहां पर पाए जाते हैं। रूडयार्ड किपलिंग, जिनका जन्म मुंबई में हुआ था, उनके द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई, मोगली नामक व्यक्ति पर, एक लड़के पर। जंगल बुक एक उपन्यास लिखा है जिस पर कई सारी फिल्में बनी गई हैं, गाने बनाए गए हैं, कई सारे कार्टून्स बनाए गए हैं, और इसी आधार पर इस क्षेत्र का नाम मोगली लैंड रखा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो पेंच नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क, इसके कोर में बहुत सारे गेट हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पेंच नेशनल पार्क, थोड़ी सी चर्चा में यहाँ पर और कर देता हूँ। मान लीजिए ये पेंच नेशनल पार्क है, इसके मध्य से होकर के पेंच नदी बहती है। इसी पेंच नदी के नाम पर इसका नाम पेंच नेशनल पार्क पड़ा है। और इसका जो कोर एरिया है, कोर एरिया मतलब, कोर एरिया क्या होता है, कोर एरिया जो होता है वो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, जो किसी भी संरक्षित वन क्षेत्र के मध्य में देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए ये कोर क्षेत्र है, तो यहीं पर इस कोर क्षेत्र में 3 गेट बनाए गए हैं पेंच नेशनल पार्क में जाने के लिए। तो एक गेट बनाया गया है, जैसे यहां पर बनाया है कर्माझरी, एक गेट बना है दोस्तों कर्माझरी, तो कर्माझरी गेट है। और एक गेट यहां पर बनाया गया है इसके उत्तर पश्चिम में, इसका नाम है जमतरा गेट, तो जमतरा गेट है।
और दक्षिण में यहीं पर एक और गेट आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है टूरिया गेट। तो टूरिया गेट, तो ये टूरिया गेट जो है वो सिवनी में है। टूरिया, आपने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नाम भी सुना होगा। तो टूरिया जंगल सत्याग्रह जो है वो इसी जंगल से संबंधित है या पेंच नेशनल पार्क से संबंधित है, याद रखिएगा। तो टूरिया गेट जो है वो यहीं पर है पेंच नेशनल पार्क में, सिवनी में गेट है। तो जमतरा और कर्माझिरी ये 3 गेट हैं और इसके बीचों बीच से होकर के नदी बहती है, पेंच नदी। और इस नेशनल पार्क के ये टूरिया गेट के दक्षिण में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है पेंच नदी पर। हालांकि नेशनल पार्क में नहीं है, इसके दक्षिण में है। इसका नाम है तोतला, इसे तोतला डो कहा जाता है, याद रखें, तोतला डो बांध। तो याद रखना तोतला डो बांध कहां पर है, तो ये पेंच नेशनल पार्क के दक्षिण में ही है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है, इनकी सीमा पर है। जैसे आप देख ही रहे होंगे, ये जो पेंच नेशनल पार्क ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है पेंच नेशनल पार्क। तो चलिए, ये कुछ फैक्ट मैंने आपको बताया, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से करिएगा। चलिए, अगला जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, उस पर हम बात कर लेते हैं। और मध्य प्रदेश का जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ये भोपाल में स्थित है वन विहार। तो देख लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। चलिए देखें, ये बनाया गया था 1979 में, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वन विहार नेशनल पार्क को 1979 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसके अलावा प्रथम सर्प उद्यान यहीं पर स्थित है। याद रखें, सर्प उद्यान, रेप्टाइल्स नहीं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रेप्टाइल्स में सांप के अलावा और भी दूसरे रेंगने वाले जीव आते हैं, क्रोकोडाइल आता है, ठीक है, घड़ियाल आएगा, मगरमच्छ आएगा, ये सब आएंगे। रेंगने वाले सभी जीव जो हैं वो रेप्टाइल्स पार्क में आएंगे, जो आपको पन्ना में देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, केवल सर्प उद्यान, यहाँ पर सांपों को पाला गया है। सांपों की ढेर सी प्रजातियां आपको वन विहार में देखने को मिलेगी। और वन विहार जो है वो सांप के लिए फेमस है और यह है भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसको आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया गया है। तो ये एक जू है, शहर के अंदर है जू, चिड़ियाघर है। जू क्या होते हैं, चिड़ियाघर क्या होते हैं? चिड़ियाघर वो होते हैं जहां पर पशुओं को, जीव जंतुओं को पिंजरे में रखा जाता है, जिनको कैद करके रखा जाता है। और यहाँ पर मानव जो है वो आबाद रूप से निर्भीक होकर के यहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क में जो जंतु होते हैं, वहाँ जंतु जीव, जो जीव होते हैं वो खुले घूमते हैं, और हम जो होते हैं वो गाड़ियों में होते हैं, पैक गाड़ी में होते हैं। तो दोनों में यही फर्क है। तो याद रखिएगा, जू और उसमें, जू में जंतुओं को, पशुओं को पिंजरे में कैद करके रखा जाएगा, और नेशनल पार्क में वो कैद नहीं होते। तो इसको एक, ये शहर में है, नगरीय क्षेत्र में है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जो नगरीय क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना भोपाल शहर में है ये। तो ये एक जू है, जू के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट और भी हैं। ISO 9001 रेशियो 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लें ISO का मतलब क्या है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ये 9001 या 9001 ये क्या है, तो ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रयोग होता है, या गुणवत्ता प्रबंधन को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, इसके लिए तो गुणवत्ता प्रबंधन के लिए इसका उपयोग होता है 9001 का। चलिए, तो याद रहेगा आपको। और ये दर्जा कब मिला इसको, तो 2008 में मिला, ठीक है ना, 8 में मिला। ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं आप।
और 9001 ये गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ये दिया जाता है। तो गुणवत्ता प्रबंधन के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है 2008 में। चलिए, यहां बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना चल रही है। बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क जो है वो यहीं भोपाल में स्थित है, जहां पक्षियों को गोद लेने की योजना चल रही है। और याद रखें, ये योजना भी चलाई जा रही है 2008 से। कब से चल रही योजना? तो 2008 से। आपसे प्रश्न पूछेगा पक्षियों को गोद लेने के लिए योजना किस नेशनल पार्क में चल रही है? तो ये चल रही है वन विहार नेशनल पार्क में। योजना का नाम है बर्ड इंटरप्रिटेशन और कब से चलाई जा रही है? 2008 से। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सर्प उद्यान, स्पेशल ये फैक्ट है, याद रखिएगा। तो सर्प उद्यान याद रखें वन विहार, लेकिन अगर आपसे पूछेगा रेप्टाइल्स तो अभी हम देखेंगे पन्ना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और भी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और वो है पन्ना नेशनल पार्क। चलिए, तो पन्ना नेशनल पार्क ये पन्ना और छतरपुर 2 जिलों में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क क्या है? पन्ना नेशनल पार्क की खासियत तो देख लेते हैं। देखिए, पन्ना नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसके बीचों बीच से होकर के एक नदी बहती है। लेकिन सबसे पहले देख लें इसकी स्थापना कब हुई। तो 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। तो याद रखें, पन्ना नेशनल पार्क को 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल कर लिया गया। और इस नेशनल पार्क से मात्र 57 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो स्थित है। तो याद रखें, ये जो पन्ना जो नेशनल पार्क है, यहां से मात्र 57 किलोमीटर की दूरी पर भारत में तीर्थकला, भारतीय तीर्थकला, भारत में शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। तो जो खजुराहो है वो यहां से मात्र 57 किलोमीटर की दूरी पर है, 57 किलोमीटर की दूरी पर है, याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखें, इसे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहते हैं। इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के, इस नेशनल पार्क के बिल्कुल मध्य से, ये जो नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क, इसके मध्य से होकर के एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है केन नदी। तो याद रखें, केन नदी कहां से होकर के बहती है? तो ये पन्ना नेशनल पार्क के मध्य से होकर के बहती है। और यहीं पर एक वाटरफॉल है, इसका नाम है पांडव वाटरफॉल, पांडव जलप्रपात। एक्चुअली में मान्यता यह है कि यहां पर पांडवों ने अपना अधिकांश समय बिताया था, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। तो याद रखें, पांडवों ने अधिकांश समय यहां पर बिताया था, जिसका उल्लेख हमको कहां मिल रहा है दोस्तों? महाभारत में मिल रहा है। इसलिए इस वाटरफॉल का नाम, जलप्रपात का नाम पांडव जलप्रपात रखा है। और ये पांडव जलप्रपात कहां मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको पन्ना नेशनल पार्क में। तो इस तथ्य को आप याद रखें, पन्ना नेशनल पार्क। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स, देखिए मिल गया, मैं बार बार ये फैक्ट आपको बता रहा था, रेप्टाइल्स पार्क। तो सभी प्रकार के जो रेप्टाइल्स, जो जंतु हैं, जो रेंगने वाले जंतु हैं, उनको यहां संरक्षित किया जा रहा है पन्ना में। लेकिन सांप के लिए संरक्षण जो किया जा रहा है वो वन विहार भोपाल में है। तो याद रखें, रेप्टाइल्स पार्क यहीं पर स्थित है पन्ना नेशनल पार्क में। यहां पर जंगली भैंसें भी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। चलिए, तो जंगली भैंसें ये भी याद रखें आप, इनको जंगली बोदा भी बोल दिया जाता है, हालांकि अभी चर्चा करूंगा मैं, तो याद रखें इस फैक्ट को भी। इसके अलावा यहां पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि 6 प्रकार के दुर्लभ गिद्धों की प्रजातियां हैं जिसको यहां पर संरक्षित किया जा रहा है। 6 दुर्लभ गिद्ध प्रजाति आपको यहां पर देखने को मिलेगी, तो इसे भी आप याद रखें। और 6 दुर्लभ गिद्ध की प्रजातियों का संरक्षण इसी पन्ना नेशनल पार्क में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती है। चिंकारा एक पशु है, और ये जो चिंकारा पशु है ये हिरण के समान ही दिखाई देता है।
ये पशु चिंकारा नामक जो पशु है सबसे ज्यादा पन्ना नेशनल पार्क में पाया जाता है, और भारत में ये जो पशु है ये राजस्थान के सरिस्का नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान का सरिस्का जो नेशनल पार्क है वो दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है राजस्थान में, जिसका नाम है अलवर जिला। दिल्ली से पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिलेगा अलवर, और इसी अलवर में ये सरिस्का नेशनल पार्क है जहां पर चिंकारा पशु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा पन्ना एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर साइबेरियन पक्षी भी आते हैं। तो याद रखें यहां पर एक और फैक्ट, चिंकारा तो पाया ही जाता है, साथ में यहां पर आपको साइबेरियन पक्षी भी देखने को मिलेंगे। तो साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध जो नेशनल पार्क है वो पन्ना नेशनल पार्क है। दोस्तों इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा इस पन्ना नेशनल पार्क को 2011 में, पन्ना नेशनल पार्क जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है दोस्तों, तो याद रखें, मैं यहां पर लिख देता हूं 2011 में मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको हिंदी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो जैव मंडल, सॉरी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो 2011 में इसको तीसरा और अंतिम मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है पन्ना में। तो यहीं पर पन्ना में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ी संकल्पना है, और इसको यूनेस्को की, एक्चुअली में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये यूनेस्को की गाइडलाइन के आधार पर बनाए जाते हैं। तो याद रखना, ये यूनेस्को की गाइडलाइन के आधार पर बनाए जाते हैं, जिसका रखरखाव यूनेस्को की गाइडलाइन के आधार पर बनाए जाते हैं, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार इनका रखरखाव करती है, केंद्र सरकार इनका रखरखाव करती है। तो यूनेस्को की गाइडलाइन पर बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क से एक बड़ी संकल्पना है, व्यापक संकल्पना है, बहुत बड़े क्षेत्र में बनाए जाते हैं। इसलिए जो मैं इस फैक्ट को याद रखें, जो पन्ना नेशनल पार्क है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का एक अंग है, एक हिस्सा है। दैट्स इट। चलिए, इसके अलावा जो अभ्यारण्य होते हैं, अभ्यारण्य वो नेशनल पार्क से छोटे होते हैं, और कुछ अभ्यारण्य हैं जो इस नेशनल पार्क का हिस्सा हैं, जैसे केन घड़ियाल अभ्यारण्य का नाम आपने सुना होगा, और जहां पर घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। तो केन जो अभ्यारण्य है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, यहां लिख देते हैं केन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये इसी नेशनल पार्क का अंग है जहां पर घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण ये केन अभ्यारण्य में हो रहा है, जो केन अभ्यारण्य इस नेशनल पार्क के साथ। देखो, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, घुमा फिराकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो पन्ना नेशनल पार्क है वो किस बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आता है, तो आप याद रखिएगा पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आता है, जिसको 2011 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। ये यूनेस्को की गाइडलाइन पर बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार इनका रखरखाव करती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसी नेशनल पार्क का एक अंग है, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है केन अभ्यारण्य, जहां पर घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना। चिंकारा पशु जो है सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। 6 दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध का संरक्षण भी इसी नेशनल पार्क में हो रहा है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें। और मात्र 57 किलोमीटर की दूरी पर यहां से खजुराहो है, जो भारतीय शिल्पकला का तीर्थ कहा जाता है। पांडव जलप्रपात यहीं पर है। पांडवों ने बड़ी लंबे समय तक यहां पर वास किया था, यहां निवास किया था, यहां रहे थे, इसी आधार पर और इसका नाम पांडव जलप्रपात पड़ा, और इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के और भी नेशनल पार्क हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला नेशनल पार्क है होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो होशंगाबाद में है, होशंगाबाद पचमढ़ी। तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर हम बात कर लें। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है
जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो 2009 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तो ये एक फैक्ट याद रखना, ये एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और इसको 2009 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो 1981 में इसको, पहले इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, बाद में 1981 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल कर लिया गया। तो ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में, देखिए जहां पर आपको टाइगर का चित्र दिख रहा है, टाइगर की इमेज दिख रही है, वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके अलावा इसके बीचों बीच से होकर के एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है दोस्तों देनवा नदी। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है। जो देनवा नदी है वो किस नेशनल पार्क के मध्य से होकर के बहती है? तो वो यही नेशनल पार्क है सतपुड़ा, जिसके मध्य से देनवा नदी बहती है। और ये कहा जाता है कि जो देनवा नदी है वहां, यहाँ जितने जलप्रपात हैं, यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल हैं पचमढ़ी में, जैसे डचेस फॉल है, बी फॉल है, ठीक है ना। इसके अलावा रजत जलप्रपात है। ये जितने भी जलप्रपात हैं, इसी जलप्रपात का जो जल है, जलप्रपातों का जल मिल करके ही एक नदी के रूप में प्रवाहित होता है और उस नदी का नाम है देनवा नदी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें सर्वाधिक काले हिरण और गौर पक्षी पाया जाता है। देखें दोस्तों, ये यहां पर गड़बड़ हुई है। एक्चुअली में गौर पक्षी नहीं है, पहले तो याद रख लें। काले हिरण तो ब्लैक बग आपको देखने को मिलेंगे, काले हिरण देखने को मिलेंगे सतपुड़ा नेशनल पार्क में, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये गौर नामक पक्षी जो लिखा हुआ है, याद रखें ये पक्षी नहीं है, गौर पशु होता है। पहली बात, गौर क्या होता है? गौर पक्षी नहीं है, गौर पशु होता है। इसका साइंटिफिक नेम है इंडियन बाइसन, इसको कहा जाता है, यहां लिख देते हैं, इंडियन बाइसन, इंडियन बाइसन कहा जाता है। आपने देखा होगा, आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको दिखेगा ये भैंस के समान ही दिखाई देता है या बोदे के समान दिखाई देता है। ब्लैक, इसकी पूरी बॉडी ब्लैक होगी, लेकिन इसके जो पैर होते हैं और शरीर का जो कुछ अंग होता है वो व्हाइट कलर का होता है, हल्का थोड़ा सा क्रीम कलर का होगा, है ना, स्काई कलर होगा या थोड़ा व्हाइट कलर होगा, पैर व्हाइट होंगे, ठीक है। तो ये पक्षी नहीं है, भारी भरकम एक जंतु है, एक जीव है जो जंगलों में पाया जाता है। इसको इंडियन बाइसन कहते हैं। तो ये गौर पशु है जो बहुत बड़ी मात्रा में सबसे ज्यादा इस सतपुड़ा नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। इस इंडियन बाइसन को इस क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र में, होशंगाबाद जिले में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको गौरी भी बोलते हैं लोग, इसको बोदा भी बोलते हैं, जंगली बोदा भी बोल देते हैं इसे, और इसको मिथुन भी कहा जाता है, गौली मिथुन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको गौरी भी बोला जाता है, गौरी लिख देते हैं, गौरी भी कहा जाता है, इसको बोदा भी कहा जाता है और इसको गौली, गौली मिथुन भी कहते हैं। तो याद रखें, गौली मिथुन, गौली मिथुन, गौरी बोदा, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है इंडियन बाइसन और ये पक्षी नहीं है। बहुत सी किताबों में पक्षी मिलता है, याद रखें ये पशु है। तो गौर पशु जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाया जाता है। यहाँ अच्छी गुणवत्ता का सागौन पाया जाता है। यहाँ पर एक बोरी अभ्यारण्य है, होशंगाबाद जिले में बोरी अभ्यारण्य भी इसी नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता का सागौन पाया जाता है। तो याद रखें, सागौन के लिए फेमस है हमारा मध्य प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सागौन जो है वो कहाँ मिलेगा? तो भारत में सबसे ज्यादा जो सागौन मिलता है वो भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है सागौन सबसे ज्यादा। और अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। विश्व में म्यांमार एक ऐसा देश है, यहाँ भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस देश में भी बहुत बड़ी मात्रा में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सागौन, मध्य प्रदेश के लगभग 18 से 20% जो फॉरेस्ट में जो वन देखने को मिलते हैं वो सागौन के ही मिलते हैं। और ये एमपीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें उसने 20% को राइट आंसर माना था। मध्य प्रदेश के 20% क्षेत्र में सागौन पाए जाते हैं।
तो 20% क्षेत्र में सागौन पाए जाते हैं। तो याद रखें, मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो वृक्ष है वो सागौन ही है। और बोरी अभ्यारण्य जो है वो सागौन, अच्छी गुणवत्ता के सागौन, सीधे सागौन होते हैं। इसमें कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है, सड़ते नहीं, अंदर से खोखले नहीं होते हैं, और बिल्कुल अच्छी लकड़ियां यहाँ से निकलती हैं, जिससे इमारती सामान बनाए जाते हैं, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, चौखटें बनाई जाती हैं, और इसमें बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी के रूप में सागौन का उपयोग होता है। चलिए, तो ये हमने देखा दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क जो होशंगाबाद के पचमढ़ी में है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, और इसको 2009 में शामिल कर लिया गया। हाँ, धूपगढ़, धूपगढ़ याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं पर स्थित है, धूपगढ़। तो इस फैक्ट को कैसे आप भूल सकते हो भाई। तो याद रखें धूपगढ़, है ना। तो ये जो धूपगढ़ चोटी है ये इसी नेशनल पार्क में, और इसकी हाइट आपको पता ही होगी, 1350 मीटर इसकी हाइट है, यहीं पर है पचमढ़ी में। और ये मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है जो सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी नेशनल पार्क हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं संजय डुबरी नेशनल पार्क। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आता है, तो मध्य प्रदेश का सीधी जिला याद रखें। और मध्य प्रदेश में इसको संजय डुबरी नेशनल पार्क कहा जाता है। दोस्तों, इसे डुबरी क्यों कहा जाता है? तो इसे डुबरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर डुबरी नामक एक अभ्यारण्य भी है, एक सेंचुरी भी है, डुबरी नामक एक अभ्यारण्य है, और इसी के नाम पर इसको संजय डुबरी नेशनल पार्क नाम दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है, और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी आता है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में, जहां पर इसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नाम दिया गया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो याद रखें, छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क को गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है? तो वो संजय डुबरी ही है। संजय डुबरी को गुरु घासीदास नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। सवाल यह है दोस्तों, गुरु घासीदास कौन थे? तो आपको हम बता दें, जो गुरु घासीदास थे यहाँ के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं इस क्षेत्र के, इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ में इस नेशनल पार्क का नाम गुरु घासीदास रखा गया है, याद रखिएगा। चलिए, तो देख लेते हैं इस नेशनल पार्क को। अच्छा, इस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स देने के पहले एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। जैसे ये नेशनल पार्क है संजय डुबरी नेशनल पार्क, तो इस संजय डुबरी नेशनल पार्क के बिल्कुल सेंटर से होकर के एक नदी, इसकी पहले तो इसकी एक पूर्वी सीमा बनाती है, इसकी पश्चिमी सीमा एक नदी बनाती है, पश्चिमी सीमा एक नदी बनाती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है और इस तरीके से बहती है। ये सोन नदी है, एक बड़ी नदी है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मतलब ये अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है सोन नदी का। और इसी सोन नदी में आकर के इसी नेशनल पार्क में एक नदी बहती है जिसका नाम है दोस्तों बनास नदी। तो याद रखना, बनास नदी किस नेशनल पार्क से होकर के बहती है? तो इसी नेशनल पार्क से होकर के बहती है। और इधर से फिर एक नदी आकर के इसी सोन नदी में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है गोपद नदी। तो याद रखें, इसका नाम है गोपद। तो जो गोपद नदी है वो इसी नेशनल पार्क में आकर के इस नेशनल पार्क के पश्चिम में सोन नदी में मिल जाती है। तो गोपद नदी, बनास नदी ऐसी नदी हैं जो संजय डुबरी नेशनल पार्क से होकर के बहती हैं। एक खासियत ये भी है, सोन घड़ियाल, सोन अभ्यारण्य आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सोन अभ्यारण्य यहीं पर है। इसके अलावा बगदरा अभ्यारण्य है यहाँ पर, बगदरा अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा, सोन अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य ये भी इसी संजय नेशनल पार्क में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा सोन नदी बनाती है, जिसमें आकर के बनास और गोपत नदियां आपस में मिल जाती हैं।
दोस्तों ये वही नेशनल पार्क है जहां से रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने व्हाइट टाइगर को पकड़ा था। तो रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ इसी सीधी जिले से पकड़ा था। याद रखिएगा, इसी सीधी जिले से पकड़ा था। सीधी जिले में एक गांव है जिसका नाम है बरगड़ी। बरगड़ी का जंगल है जो पखनौरा के निकट है, बरगड़ी। तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में मिले तो याद रखें, कंफ्यूज मत होना। बरगड़ी के जंगल, और ये गांव के निकट है, इसका नाम है पाखनौरा, सॉरी पाखनौरा। ये पाखनौरा ग्राम के निकट एक जंगल है जिसका नाम है बरगड़ी का जंगल। इसी बरगड़ी के जंगल से रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने इस व्हाइट टाइगर को पकड़ा था और इसे फिर बांधवगढ़ फोर्ट में इसे फिर एक किले में उन्होंने रखा था। जब भी मैंने आपको उसका नाम बताया था, गोविंदगढ़ का किला है ना, गोविंदगढ़ के किले में उसको फिर रखा और उसकी ब्रीडिंग करवाई, जिससे वहां पर एक मादा को भी रखा गया, उसका नाम था राधा और इसका नाम था मोहन। और इनसे फिर 34 व्हाइट टाइगर का जन्म हुआ और उन्होंने फिर यूरोप, अमेरिका और यूरोप की बहुत सारी कंट्री में इस व्हाइट टाइगर को भेजा और इसी व्हाइट टाइगर की संतानें पूरे वर्ल्ड में हैं। इस पर हमने लास्ट में अभी कुछ देर पहले चर्चा भी की थी। तो रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने पहली बार व्हाइट टाइगर को कहां पकड़ा था, तो याद रखने इसी क्षेत्र से पकड़ा था। बरगड़ी के जंगल के पास एक गांव है पखनौरा, इसके निकट से इसको पकड़ा था और इसका नाम रखा उन्होंने मोहन और उसको गोविंदगढ़ के किले में रखा और उसकी ब्रीडिंग करवाई और इससे फिर आज दुनिया में बहुत सारे व्हाइट टाइगर देखने को मिलते हैं। चलिए, तो याद रखें दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाइट टाइगर का संरक्षण कहां किया जा रहा है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में किया जा रहा है, इसे भी याद रखिएगा। देख लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, 2008 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है दोस्तों। तो याद रखें 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में ये भी शामिल है। 6 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, चर्चा कर ली हमने। प्रमुख पर्यटक स्थल है यहाँ पर कन्हैया दाह जलप्रपात और रामदाह जलप्रपात। तो कन्हैया दाह जलप्रपात मतलब नेशनल पार्क यहीं पर है, रामदाह कुंड भी इसी नेशनल पार्क का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर एक पहाड़ भी मिलता है जिसका नाम है गिद्दा पहाड़। तो याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, गिद्दा पहाड़। ये गिद्दा पहाड़ भी इसी नेशनल पार्क का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर के बनास नदी भी जाती है और केवल बनास नहीं जाती बल्कि गोपत नदी भी यहाँ से प्रवाहित होती है। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक और नेशनल पार्क है डिंडोरी जिले में, जीवाश्म नेशनल पार्क। इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क, यहाँ पर पेड़ पौधों के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इसी आधार पर फॉसिल्स पाए जाते हैं, इसी आधार पर इसका नाम जीवाश्म पड़ा है। तो जीवाश्म नेशनल पार्क डिंडोरी जिले में है, लेकिन याद रखें अगर आपसे पूछेगा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, तो वो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाया गया है 2010 में। तो दोनों में अंतर है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। 1983 में डिंडोरी में घुघवा नामक गांव में, याद रखें नाम जगह का, घुघवा नामक गांव में इसे राष्ट्रीय उद्यान का एक वन क्षेत्र को, आरक्षित वन को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क वन विहार भोपाल में, और सबसे छोटा नेशनल पार्क है यही है जो मात्र 0.27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखना, बहुत सारी किताबों में इसका एरिया बहुत ज्यादा बता दिया जाता है और इतना बता दिया जाता है कि कान्हा किसली से भी ज्यादा, 940 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा, और उतना है नहीं। कितना है? मात्र 0.27 स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो याद रखें जीवाश्म नेशनल पार्क जो डिंडोरी में है। चलिए, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है
और ये भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भारत का भी दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा वन विहार भोपाल है। चलिए, तो तीनों फैक्ट आप याद रखें जीवाश्म नेशनल पार्क के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और नेशनल पार्क हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो एक और नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इसका नाम है डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसे 2010 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, डायनासोर नेशनल पार्क को। तो 2010 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। अच्छा, एक बात यहां पर मैं बता दूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहां पर एक गांव है जिसका नाम है पाडलिया। ये कुंची तहसील में आता है। कुंची तहसील में एक गांव है, इसका नाम है पाडलिया। कुंची तहसील के पाडलिया गांव में पहली बार डायनासोर के अंडे के जीवाश्म प्राप्त हुए। क्या मिला यहां से? डायनासोर के अंडों के, अंडे नहीं मिले, याद रखना ना, नहीं तो अंडे से निकल के डायनासोर बाहर आ जाएगा भाई ऐसे में, ठीक है। यहां डायनासोर के अंडे के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और केवल डायनासोर के अंडे के जीवाश्म नहीं मिले, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। यहां डायनासोर के अंडे के जीवाश्म भी मिले हैं, और यहां पर जो शार्क मछली है, शार्क मछली के दांत भी प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि शार्क मछली के दांत के जीवाश्म कहां से मिल, सॉरी, शार्क मछली के दांत के जीवाश्म कहां से मिले हैं, तो ये भी डायनासोर, ये यहीं से मिले हैं, धार से मिले हैं। इसके अलावा समुद्री जंतुओं के भी जीवाश्म मिले यहां से, तो इसको भी याद रखें। समुद्री जंतुओं के जीवाश्म ये भी इस नेशनल पार्क से मिले हैं। चलिए याद रखिएगा, तो डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिले हैं, शार्क मछली के दांत के जीवाश्म मिले हैं, और भी समुद्री जंतुओं के जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यह था कि भाई यहां पर समुद्र हुआ करता था पहले, यह बड़ी मात्रा में जल रहा होगा, तभी यहां पर समुद्री जंतु आपको देखने को मिलेंगे, समुद्र का प्रसार होगा यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि डायनासोर का जो काल था वो जुरासिक काल था, तो जुरासिक काल को जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम पढ़ते हैं, ये फैक्ट याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जुरासिक काल भूगर्भिक समय सारणी में पढ़ते हैं हम। जुरासिक काल को डायनासोर का काल कहा जाता है। इस काल में बहुत बड़ी मात्रा में डायनासोर होते थे, और आपने देखा होगा जुरासिक पार्क, हॉलीवुड में बहुत सारी इसकी मूवी बनी हुई है जुरासिक पार्क, और इसकी काफी सीरीज भी आ गई है जुरासिक पार्क की। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। 2010 में बनाया गया इस नेशनल पार्क को, डायनासोर के अंडे के जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी बहती है, इसके मध्य से होकर के धार जिले में बहती है नदी, जोबट नदी, तो याद रखना धार जिले में बहने वाली नदी है जोबट नदी। और यहाँ पर पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर 3 दिवसीय बाघ उत्सव भी मनाने की अभी घोषणा की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेंट का क्वेश्चन है, याद रखना। 3 दिन का 3 डेज का यहाँ पर बाघ उत्सव मनाया जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाघ उत्सव, तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो यहीं पर हैं, इसी के निकट हैं। डायनासोर नेशनल पार्क के बाघ उत्सव मनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इसी के निकट बाघ की गुफाएं और बाघ प्रिंट भी पर्यटक यहाँ नजदीक से देख सकते हैं। और साथ ही ये जो नेशनल पार्क है अब वर्तमान में भूगर्भ शास्त्री और जीवाश्म विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए भी शोध का विषय रहेगा। तो साथ ही अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर अब शोध के कार्य भी होंगे, शोध और अनुसंधान के लिए भी अब ये महत्वपूर्ण हो गया है डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। तो जितने भी फैक्ट मैंने आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नेशनल पार्क से बनाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, इसलिए तो और भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अभी वर्तमान में 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, याद रखना। हालांकि 12वां नेशनल पार्क भी बहुत सी किताबों में मिलेगा, लेकिन ये केवल किताबों में मिलता है, इंटरनेट में मिलता है, और ये धरातल पर अभी नहीं है। और वो कौन सा नेशनल पार्क है, बस थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं पहले कूनो नेशनल पार्क की। कूनो नेशनल पार्क, इसको 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। पहले कूनो अभ्यारण्य था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों चित्र आपको देख करके आप समझ गए होंगे, बिल्कुल मोदी जी ने ही इनको रिलीज किया था इस नेशनल पार्क में। और ये है ना, नामीबिया के चीते। नामीबिया से 8 चीते लाकर के यहां पर छोड़े गए थे। 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2022 को, तो ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकती है एमपी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए, 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। नामीबिया से 8 चीते लाकर के रिलीज किए गए। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये कि नामीबिया से हमने इन चीतों को क्यों लाया, तो उसका आंसर ये है क्योंकि हमारे यहाँ चीते समाप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। इसलिए हम चीतों को भी यहाँ पर संरक्षित करना चाहते थे, इसलिए हमने इनको भारत लाए। सवाल ये कि कूनो पालनपुर में ही क्यों लेकर के आए, कूनो पालनपुर के अलावा दूसरा नेशनल पार्क क्यों नहीं। तो कूनो पालनपुर है मध्य प्रदेश के श्योपुर में। श्योपुर, ये यहाँ पर श्योपुर जिला है। श्योपुर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर बारिश बहुत कम होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, चीतों की जो रफ्तार होती है लगभग 120 किलोमीटर। सबसे तीव्र वेग से भागने वाला कोई जंतु है, कोई पशु है तो वो चीता है। 120 किलोमीटर की रफ्तार तक ये भाग सकता है। और अगर जहां पर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होगा, जहां बारिश ज्यादा होगी, जहां वन ज्यादा होंगे, वहां पर ये सैर सपाटा, दौड़ सपाटा नहीं कर पाएंगे। यही कारण था। श्योपुर में बारिश कम होती है, झाड़ी के रूप में यहां पर वन पाए जाते हैं, और यहां पर इनको दौड़ने के लिए काफी बड़ा क्षेत्र मिल जाता है। वनों की डेंसिटी कम है, और ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट था, अच्छा क्षेत्र था इनके संरक्षण के लिए। और यही कारण है कि यहां पर लाकर के इनको पाला गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का क्लाइमेट इनको सूट नहीं हुआ, और हाल ही में अभी कुछ चीतों की यहाँ पर डेथ भी हो चुकी है। तो याद रखना, नामीबिया से भी लाकर पाले गए हैं, और दक्षिण अफ्रीका से भी लाने का प्लान चल रहा है इन अफ्रीकन चीतों को। तो अब हमारे यहाँ अफ्रीकन जो चीते हैं वो आ चुके हैं। और किस नेशनल पार्क में आए हैं, तो कूनो नेशनल पार्क में। याद रखिएगा 8 चीतों को रिलीज किया था यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान को कूनो नदी बहती है, इसके आधार पर इसका नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा है। कूनो नदी ये चंबल की सहायक नदी है, याद रखना, चंबल की ये सहायक नदी है भाई कूनो, ठीक है। चंबल की सहायक है कूनो, जो यहाँ पर बहती है, लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कूनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का 11वां नेशनल पार्क बना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बस थोड़ी देर में बताने वाला था, वो यही नेशनल पार्क था, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी चर्चा केवल किताबों पर होती है, इंटरनेट में होती है। 2004 में ही इसे नेशनल पार्क के रूप में घोषणा की गई, इसकी घोषणा की गई, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर आज तक ये नेशनल पार्क इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। जिस तरीके से नेशनल पार्क में प्रवेश निषेध होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जा सकते हैं, केवल एक बैरिकेड से एक लोगों को रोकने के लिए बना दिया गया है, जहाँ पर लोग नहीं होते हैं। और नेशनल पार्क में जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर नहीं है। और ये क्यों नहीं है, आज तक 2004 में घोषणा की गई, आज तक क्यों नहीं बनाया जा सका, दोस्तों इस पर मैं बात करता हूं। क्यों बनाया गया ये नेशनल पार्क, तो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क को बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर बांध। याद रखिएगा, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध के तहत मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा डैम बनाया गया है, सबसे बड़ा बांध बनाया गया है।
और सबसे बड़ा बांध बनाया गया है तो बहुत सारे क्षेत्र डूब में आ गए हैं, बहुत सारे क्षेत्र डूब गए हैं, बहुत सा फॉरेस्ट एरिया डूब चुका है, बहुत सारे जो वन्य जीव थे वो यहां से माइग्रेट हुए हैं, वन क्षेत्र डूबा है, बहुत सारे गांव डूब में आए हैं। तो इस इंदिरा सागर बांध को बनाते समय यह शर्त रखी गई थी कि आपको बहुत बड़े वन क्षेत्र को संरक्षित करना होगा और उसके लिए आपको एक नेशनल पार्क बनाना होगा जिसका नाम होगा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा। तो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क किस शर्त पर बनाया गया है? तो इसी शर्त पर बनाया गया है कि भैया हम इतने डूबे हुए क्षेत्र को, जो इतने सारे जो फॉरेस्ट एरिया है जो डूब चुका है, डूब में आ गया है, इसको हम पुनः फिर से पुनर्जीवित करेंगे और एक नेशनल पार्क के रूप में ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। लेकिन अभी ये वास्तविकता के धरातल पर नहीं है, इसलिए इसको नेशनल पार्क की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। सपोज अगर पूछ लिया तो भाई लगा के आ जाना आप खंडवा। ठीक है, चलिए। तो इंदिरा सागर बांध यहीं पर है और इसी के नाम पर यह नेशनल पार्क बनाया गया। तो इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान के निकटतम दूरी पर ओमकारेश्वर मंदिर भी है। ओमकारेश्वर आपको पता ही है, ये खंडवा में है। मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक खंडवा में है और एक उज्जैन में है। तो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में, एक उज्जैन और एक खंडवा, वो यहीं पर है, इसी के पास में है। तो ओमकारेश्वर मंदिर भी इसके निकट है। इंदिरा सागर बांध और हनुमंतिया टापू, याद रखना हनुमंतिया टापू, इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कभी अगर घूमने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, यहीं पर है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान में बैक वाटर के कारण वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की कोई कमी नहीं है। तो बैक वाटर के कारण वन्य प्राणियों को पेयजल की समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं आती है, ग्रीष्म ऋतु में भी पानी की कमी नहीं होती है। जो इंदिरा सागर जो डैम है उसका जो बैक वाटर है उससे ये बिल्कुल जल से लबालब भरा रहता है। बस यही है कि अभी वास्तविकता के धरातल पर ये उतर नहीं पाया है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क थे उनकी चर्चा मैंने आप लोगों से की। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरीके से हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल में आप हमेशा बने रहें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।